ये लेक्चर देखने के बाद एसए 400 की सीरीज आपकी फेवरेट बन जाएगी, ये आप लोगों से मेरी गारंटी है। वेरी टेक्निकल को पूरा का पूरा मैंने वेरी इजी बना दिया है। ए कैटेगरी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एसए है हमारे एसए 400 सीरीज में, ठीक है। मेरे को एक हफ्ते से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर प्लीज बढ़िया तरीके से हमको कवर करवा दो, डर लग रहा है हमको एसए 400 सीरीज का। मैंने बोला कोई टेंशन नहीं है, मैं आ गया हूं, आपको सब कुछ डीप में कवर करवा के जाऊंगा। मैजिक चार्ट्स में से अपन बढ़िया वाला क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। और रिवीजन तो सिर्फ नाम का है, बाकी पढ़ाऊंगा तो ऐसा ना कि आपने जीरो नॉलेज होगी ना तो भी आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। लेकिन आपका कुछ फर्ज बनता है कि नहीं बनता है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब करो, वीडियो को क्या करो, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और कमिटमेंट कर दो कमेंट में दैट यस आई विल डेफिनेटली स्कोर 70 प्लस इन ऑडिट। 70 प्लस से नीचे अपन लोग को एम नहीं करना है। इससे 402 पे आता हूं सर, फटाफट तरीके से, जीरो नॉलेज होगी तो भी आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, दिमाग में घुसा दूंगा मैं आपके। ऑडिट कंसिडरेशंस रिलेटिंग टू एंटिटी यूजिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ये है हमारे एसए 402 का नाम। सबसे पहले तो समझो क्या होता है ना, एक होती है हमारी यूजर एंटिटी और एक होती है हमारी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। यूजर एंटिटी और एसओ, यूजर एंटिटी जो होती है ना वो सर्विस लेती है, इसलिए तो मैं उसको बोलता हूं यूजर एंटिटी। क्यों? क्योंकि वो सर्विस को यूज करती है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना वो सर्विस देती है। आहा हा, क्या जबरदस्त डिफरेंस है। यूजर एंटिटी सर्विस लेती है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सर्विस देती है, इसलिए तो यूजर एंटिटी नाम है, क्योंकि वो यूज करती है सर्विस को और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सर्विस को देती है। जो यूजर एंटिटी का ऑडिटर होता है ना उसका नाम होता है यूजर ऑडिटर, और जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर होता है ना उसका नाम होता है सर्विस ऑडिटर। सर समझ गए हम, आपकी बात बहुत ही जबरदस्त है। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, जो ऐसे 402 मैं आपको आज पढ़ाऊंगा ना वो यूजर ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और आपका बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आया था ऐसे ही 3402 पे, वो सर्विस ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ रहे हो, ऐसे 402 यूजर ऑडिटर के व्यू पॉइंट से है, ऐसे ही 3402 सर्विस ऑडिटर के व्यू पॉइंट से। दोनों में कॉमन क्या है ना, देखो 402 402 दोनों क्या है ना, कॉमन है, ठीक है। ऐसे ही में खाली 3 आगे ऐड हो गया, बाकी 402 402 दोनों के उसमें आता है। देखो इधर तो 402 है और इधर भी क्या आ रहा है, 402 आ रहा है। लेकिन ऐसे 402 यूजर ऑडिटर की बात करेगा, ऐसे ही 3402 सर्विस ऑडिटर की बात करेगा। अब बात बड़े ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 1, ए लिमिटेड गेट इट्स अकाउंटिंग डेटा प्रोसेस्ड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। यानी ए लिमिटेड अपना काम कहां से करवा रही है, तो मैंने बोला सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि यूजर एंटिटी कौन हुई, ए लिमिटेड यूजर एंटिटी हुई, ठीक है। मैंने इधर मार्क भी कर रखा है, देखो सीए एसआरएल इज ऑडिटर ऑफ ए लिमिटेड। अब ए लिमिटेड का ऑडिटर कौन है, सीए एसआरएल। ये क्या हुआ, हमारा यूजर ऑडिटर हुआ। देखो he wants to obtain understanding of how A Limited is using service organization services, what all understanding to obtain। यानी यूजर ऑडिटर को क्या अंडरस्टैंडिंग लेनी है, पहला सवाल ये है, या तो फिर एडिशनल प्रिकॉशंस जो कि यूजर ऑडिटर को लेने हैं। यानी पहला क्वेश्चन क्या है, हमारे यूजर ऑडिटर को क्या अंडरस्टैंडिंग लेनी है या हमारे यूजर ऑडिटर को क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो बात समझो बड़े ध्यान से, मेरे साथ साथ रिपीट करते जाना। देखो यहाँ पे मैंने हिंदी में लिखा हुआ है ना, वो रिपीट करो। फन मेमोरी टेक्निक्स के साथ आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। क्या सर्विस, इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस, इफेक्ट ऑफ सर्विस, कितनी बड़ी सर्विस, कितनी मिलती जुलती सर्विस, और क्या रिश्ता है। प्लीज मेरे साथ साथ रिपीट करोगे ना तो ही आपको याद होगा। क्लास के क्लास में रिपीट करेंगे और क्लास के क्लास में याद करवाऊंगा। क्या सर्विस, इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस, इफेक्ट ऑफ सर्विस, कितनी बड़ी सर्विस, कितनी मिलती जुलती सर्विस, और क्या रिश्ता है। तो पहला क्या पॉइंट है, पहला पॉइंट है हमारा क्या सर्विस, यानी कि नेचर ऑफ सर्विस। सर्विस यानी कि जो कि किसने किसको दी है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने यूजर एंटिटी को दी है, क्योंकि यूजर एंटिटी सर्विस लेती है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सर्विस देती है। तो क्या सर्विस यानी कि उसका नेचर। अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस, यानी कि उसका सिग्निफिकेंस। और तीसरा है इफेक्ट ऑफ सर्विस, ये रहा इसका इफेक्ट। इफेक्ट किसके ऊपर, तो मैंने बोला यूजर एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल के ऊपर, ठीक है। इफेक्ट किसके ऊपर मेरे को देखना है, इफेक्ट ऑन आईसी। सर इंटरनल कंट्रोल माने आप मान सकते हो आसान भाषा में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। तो यूजर एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल पे क्या इफेक्ट है, तो पहला पॉइंट क्या है ना, नेचर, यानी कि क्या सर्विस, इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस। इंपॉर्टेंस को क्या बोलेंगे तमीज वाली भाषा में, तो मैंने बोला सिग्निफिकेंस, ठीक है। और इफेक्ट ऑन इंटरनल कंट्रोल, ये रहा इफेक्ट ऑन यूजर एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल, ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कितनी बड़ी सर्विस, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मटीरियलिटी। वो सर्विस मटीरियल है कि नहीं है, वो सर्विस बड़ी है कि नहीं है, बराबर इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तीसरा, कितनी मिलती जुलती सर्विस, मिलती जुलती यानी कि डिग्री ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एक्टिविटीज ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड यूजर एंटिटी। यानी यूजर एंटिटी का काम और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का काम कितना मिलता जुलता है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन कितना है। और चौथा, ये रिश्ता क्या कहलाता है, यानी नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड यूजर एंटिटी। यानी कि दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, जो यूजर एंटिटी और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वो मिली जुली तो नहीं है, क्या उनमें होल्डिंग सब्सिडरी का तो रिश्ता तो नहीं है, क्या उनमें एसोसिएट कंपनियों का रिश्ता तो नहीं है। मेरे को देखना है किसी प्रकार के रिश्ते हैं कि नहीं, क्या दोनों सिस्टर कंसर्न तो नहीं है, क्या एक ने दूसरे में होल्ड कर रखा है क्या कुछ, दोनों का रिलेशन मेरे को देखना है, ठीक है। बहुत ईजी है। क्या सर्विस, इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस, इफेक्ट ऑफ सर्विस ऑन इंटरनल कंट्रोल,
कितनी बड़ी सर्विस, कितनी मिलती जुलती सर्विस, क्या रिश्ता है ये, ठीक है। क्या सर्विस यानी कि पहला पॉइंट क्या है, नेचर, सिग्निफिकेंस, इफेक्ट ऑन इंटरनल कंट्रोल। दूसरा क्या है, मटीरियलिटी। तीसरा डिग्री ऑफ इंटरेक्शन। और चौथा नेचर ऑफ रिलेशन बिटवीन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड यूजर एंटिटी। बहुत आसान। क्वेश्चन 2, एज एन ऑडिटर ऑफ यूजर एंटिटी, मैं कौन हूं, यूजर एंटिटी का ऑडिटर हूं। मेरे को पूरा का पूरा ऐसे ही देखना है कि मैं कौन हूं, यूजर एंटिटी का ऑडिटर हूं। जबकि ऐसे ही 3402 में क्या था, मैं किसका ऑडिटर था, सर्विस ऑडिटर का था। मेंशन द फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सर क्या है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, समझ में नहीं आ रहा है, मैंने बोला बताता हूं। What services of service organization are relevant to audit of user entities financial statements। बात ऐसी है ना कि एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूजर एंटिटी को बहुत सारी सर्विसेज देगी, लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, भाड़ में जाए सारी प्रकार की सर्विस, मेरे को खाली फाइनेंशियल सर्विसेज से ही लेना देना है। क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल सर्विसेज। मेरे को केवल और केवल फाइनेंशियल सर्विसेज से ही लेना देना है। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं फाइनेंस से ही कंसर्न हूं, बाकी सारी नॉन फाइनेंशियल चीजें कहीं टेल लेने। तो देखो पहली लाइन क्या लिखी मैंने आंसर में, सर्विसेज ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे को जो सर्विस दी है आर रेलेवेंट। वो रेलेवेंट कब है, आर रेलेवेंट टू ऑडिट ऑफ यूजर एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हेन दे आर पार्ट ऑफ यूजर एंटिटीज इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। यानी कि जब वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को अफेक्ट कर रही है ना, जब वो टेली डेटा को अफेक्ट कर रही है ना, तभी मेरे को लेना देना है, नहीं तो सारी चीजें गई भाड़ में। अब मेन बात मेरे को है ना, वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने 15 प्रकार की सर्विस दी। कितनी, 15 प्रकार की। उसमें से खाली 5 ही सर्विस फाइनेंशियल वाली होगी, बाकी की 10 गई भाड़ में, वो नॉन फाइनेंशियल है, आई डोंट गिव अ डैम। समझ रहे हो, मैंने बोला हाँ। अब ये 5 को पता कैसे लगाऊं फाइनेंशियल सर्विसेज को, तो मैंने बोला देखो क्या पता लगाना है आपको, देखना है कॉप्स प्रोसीजर्स। सर SC 400 तो इतना हेडेक हो गया है ना कि मेरे को पुलिस को बुलाने की जरूरत पड़ रही है, कॉप्स को बुलाने की जरूरत पड़ रही है। पता है आपको कॉप्स को बोलते हैं पुलिस। मैंने बोला हाँ, लाइक वाइक करो यार थोड़ा, मेरे को मोटिवेशन मिले, इतने बढ़िया मेमोरी ट्रिक्स आपको दे रहा हूं और इतना डीप में समझा रहा हूं। कॉप्स प्रोसीजर्स, ठीक है, मैंने बोला। तो बात क्या है समझो, सर्विसेज को मैं पता कैसे करूंगा कौन सी सर्विस फाइनेंशियल है कौन सी नॉन फाइनेंशियल है, व्हेन दोस सर्विसेज अफेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि अगर कॉप्स प्रोसीजर्स पे कोई इंपैक्ट आ रहा है ना, तो वो फाइनेंशियल सर्विसेज है, नहीं तो वो नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज है। सर कॉप्स, बात समझो पहला, कंट्रोल्स फॉर जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग नॉन स्टैंडर्ड जर्नल एंट्रीज। सर जर्नल एंट्रीज का फाइनेंशियल लेना देना है कि नहीं, मतलब लेना देना है या नहीं है, मैंने बोला बिल्कुल है, तो ये फाइनेंशियल सर्विस है। मैंने क्या बोला, कॉप्स प्रोसीजर्स को अगर ये इंपैक्ट कर रहे हैं ना, तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज है, नहीं तो नहीं है। देखो कॉप्स में कंट्रोल्स का सी उठाया है, ऑपरेशंस का ओ उठाया है, फिर यहां पे देखो प्रोसेस का पी उठाया है, सिस्टम का एस उठाया और प्रोसीजर्स, कॉप्स प्रोसीजर्स। पहला क्या है सर, कंट्रोल्स फॉर जर्नल एंट्रीज, यानी कि जर्नल एंट्रीज अगर इंपैक्ट हो रही है हाँ तो वो फाइनेंशियल सर्विस है, हाँ तो वो फाइनेंशियल सर्विस है, और अगर ना तो वो फाइनेंशियल सर्विस नहीं है, खत्म हो गया। दूसरा, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस इन यूजर एंटिटीज ऑपरेशन सिग्निफिकेंट टू यूजर एंटिटीज एफएस। ट्रांजैक्शंस किस में आते हैं मालूम है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अगर ट्रांजैक्शंस इंपैक्ट हो रहे हैं तो वो क्या है, फाइनेंशियल सर्विस। अगर ट्रांजैक्शंस इंपैक्ट नहीं हो रहे तो वो क्या है, नॉन फाइनेंशियल सर्विस। खत्म हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की प्रोसेस टू प्रिपेयर यूजर एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की है ना पूरी की पूरी एक प्रोसेस होती है, पता है आपको, अपन ने 11th में पढ़ा था। पहले जर्नल एंट्री आएगी, फिर उसके बाद लेजर आएगा, ऐसे करते करते धीरे धीरे फिर बैलेंस शीट बनेगी। ये पूरे प्रोसेस पे अगर इंपैक्ट आ रहा है, अगर हाँ तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज है, अगर ना तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस में कुछ होता है। अगला, हाउ यूजर एंटिटीज इन्फो सिस्टम बोले तो इंफॉर्मेशन सिस्टम कैप्चर इवेंट सिग्निफिकेंट टू फाइनेंशियल सिस्टम, सॉरी सिग्निफिकेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये क्या लिखा हुआ मैंने, एफएस यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब बात समझो, इन्फो सिस्टम का पता है क्या मतलब होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम का, टेली। अगर मेरे टेली डेटा पे इंपैक्ट आ रहा है, अगर तो हाँ तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज है, अगर तो हाँ तो ये नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज है, फिर वो नॉन फाइनेंशियल सर्विस से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। और आखिरी पॉइंट, प्रोसीजर्स विद इन आईटी एंड मैनुअल सिस्टम। आईटी यानी कि ऑटोमेटिक सिस्टम और मैनुअल यानी कि मैं जो हाथ से कर रहा हूं, बाय विच यूजर एंटिटी के ट्रांजैक्शंस आर इनिशिएटेड, रिकॉर्डेड, रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी कोई भी जो ट्रांजैक्शंस है ना, जर्नल एंट्रीज वगैरह जो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैं बता रहा हूं, फिर भले वो मैं आईटी के द्वारा रिकॉर्ड करूं और जर्नल एंट्रीज को मैनुअली मैं रिकॉर्ड करूं, अगर कोई भी प्रोसीजर्स पे इंपैक्ट आ रहा है, प्रोसीजर्स इन द सेंस मेरे कोई भी अकाउंटिंग प्रोसीजर्स पे इंपैक्ट आ रहा है ना, तो अगर तो इंपैक्ट आ रहा है तो वो फाइनेंशियल सर्विसेज से, इंपैक्ट नहीं आ रहा है तो वो नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज है, और फाइनेंशियल सर्विसेज ही मेरे को लेना देना है, बाकी की नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज गई भाड़ में। यानी कि जब मैं ऐसे 402 की बात कर रहा हूं तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन मेरे को सारी सर्विस देती है, उसमें से मेरे को खाली फाइनेंशियल सर्विसेज को ही पिकअप करना है। कॉप्स प्रोसीजर्स के द्वारा आप इसको जानोगे। पहला क्या है ना, कॉप्स यानी कि कंट्रोल्स, तो कंट्रोल्स फॉर जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज को इंपैक्ट कर रहा है तो फाइनेंशियल है, नहीं इंपैक्ट कर रहा है तो भाड़ में जाए। अगला क्या है, ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में अपन ने क्या देखा, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन इन यूजर एंटिटीज ऑपरेशन, ट्रांजैक्शन को इंपैक्ट कर रहा है, अगर हाँ तो फाइनेंशियल
फाइनेंशियल है, नहीं तो नहीं है। पी से क्या देखा अपन ने, प्रोसेस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की प्रोसेस को इंपैक्ट कर रहे हैं, यानी कि पता है मैंने आपको बोला सीक्वेंस होता है, पहले जर्नल एंट्री पास होती है, फिर धीरे धीरे करके लेजर में जाता है, वो प्रोसेस को इंपैक्ट कर रहा है, तो वो क्या है सर, फाइनेंशियल सर्विसेज। नहीं इंपैक्ट कर रहा है तो तेल लेने गया। और फिर क्या देखा मैंने, इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी टेली डेटा को इंपैक्ट कर रहा है तो वो फाइनेंशियल सर्विसेज है, टेली डेटा को इंपैक्ट नहीं कर रहा है तो वो फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं है। और आखिरी है अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, यानी कि प्रोसीजर्स इसमें लिखा हुआ है प्रोसीजर्स विद इन आईटी एंड मैनुअल सिस्टम, तो वो अकाउंटिंग प्रोसीजर्स को इंपैक्ट कर रहा है तो वो फाइनेंशियल सिस्टम है, अगर अकाउंटिंग प्रोसीजर्स को इंपैक्ट नहीं कर रहा है तो वो फाइनेंशियल सिस्टम फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं है। ठीक है सर, फाइनेंशियल सर्विसेज है या नहीं है, ये बात के लिए अपने को कॉप्स प्रोसीजर्स को देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आता है अपना टाइप 1 रिपोर्ट। अब बात ऐसी है ना, दो प्रकार की रिपोर्ट होती है, टाइप 1 रिपोर्ट और टाइप 2 रिपोर्ट, जो कि कौन किसको देता है, ध्यान रखो, सर्विस ऑडिटर यूजर ऑडिटर को देता है। ठीक है सर, कौन किसको देता है, सर्विस ऑडिटर यूजर ऑडिटर को देता है। यूजर एंटिटी के ऑडिटर को बोलता हूं यूजर ऑडिटर, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर को बोलता हूं सर्विस ऑडिटर। तो सर्विस ऑडिटर यूजर ऑडिटर को दो प्रकार की रिपोर्ट बना के देता है। सर ये रिपोर्ट क्यों बना के देता है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनको बताता है कि हम, मतलब जो सर्विस ऑडिटर है ना, देखो ये जो सर्विस ऑडिटर है वो बताता है कि हमारे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में कैसा काम चल रहा है। तो वो बताने के लिए, जब सर्विस ऑडिटर ऐसा बताएगा ना कि हमारी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में कैसा काम चल रहा है, तो उसके लिए वो सर्विस ऑडिटर यूजर ऑडिटर को दो प्रकार की रिपोर्ट बना के देता है। एक होती है टाइप 1 रिपोर्ट, एक होती है टाइप 2 रिपोर्ट। अब बात समझो दोनों में फर्क क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका टाइप 1 रिपोर्ट का। टाइप 1 रिपोर्ट में क्या आता है ना, डिस्क्रिप्शन आता है बाय मैनेजमेंट ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। क्यों सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये किसकी रिपोर्ट है, मैंने बोला सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, सर्विस वाले तो यूजर वालों को दे रहे हैं, मैंने बोला हाँ। तो देखो सर, किस किस चीज का डिस्क्रिप्शन आएगा, उनके सिस्टम का, सिस्टम एलविश भाई, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स का, कंट्रोल्स का, जो कि डिजाइन हुए हैं, इंप्लीमेंट हुए हैं एज एट ए स्पेसिफाइड डेट। अब ये कैसे याद रखोगे सर, टाइप 1 रिपोर्ट पढ़ रहे हो ना, तो 1 क्या होता है, डेट, डेट तो एक ही होती है ना, तो टाइप 1 में क्या आता है, 1 डेट, समझ रहे हो, डेट क्या होती है, एक डेट होती है। ठीक है, तो टाइप 1 यानी कि डेट, उसमें किसकी बातें लेंगे, मेरे को डेट की बातें लेनी है मेरे को। उसके बाद इस रिपोर्ट में सर्विस ऑडिटर के द्वारा एक रीजनेबल एश्योरेंस दिया जाता है। सर एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान ही आके दे सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे तो कौन आ रहा है, सर्विस ऑडिटर आ रहा है, तो वो क्या देगा, रीजनेबल एश्योरेंस देगा। किन सारी बातों का, डीप में नहीं पढ़ोगे ना, देखो अंदर का नहीं पढ़ोगे, खाली ये समझ लो ये 3 बातों का, किसका, सिस्टम का, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव का, कंट्रोल का, बस। ठीक है, ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे चलेगा। किसका रीजनेबल एश्योरेंस दिया जाएगा, यहाँ पे जो देखो 1 वाले पॉइंट में अपन ने देखा ना, सिस्टम, कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव, कंट्रोल, उसका ही रीजनेबल एश्योरेंस अपने को सेकंड वाले पॉइंट में दिया जाएगा। मैंने बोला ठीक है सर, और ज्यादा डीप में नहीं पढ़ोगे तो चलेगा। अगला क्वेश्चन आता है मेरा, टाइप 2 रिपोर्ट क्या होता है, या इसको क्या बोलता हूं, रिपोर्ट ऑन डिस्क्रिप्शन, डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। समझ रहे हो क्या होता है, मैंने बोला हाँ समझ रहा हूं। अब बात समझो, इसमें भी सेम की सेम चीज आएगी जो अपन ने ऊपर पढ़ा ना। क्या है पॉइंट नंबर 1 में, डिस्क्रिप्शन बाय मैनेजमेंट ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ऊपर भी ये था डिस्क्रिप्शन बाय मैनेजमेंट ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, मैंने बोला हाँ। सिस्टम, कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव्स, कंट्रोल्स का ऊपर भी यही आया था क्या, मैंने बोला हाँ, लेकिन इसमें कुछ चीज ऐड हुई है, उनके डिजाइन और इंप्लीमेंटेशन का भी आता है, और इधर डेट की भी बात चलती है, और इधर पीरियड की भी बात चलती है। छोड़ो, ये तो माइनर डिफरेंस है, इसको एक बार के लिए इग्नोर करोगे ना तो भी चलेगा। मेन डिफरेंस क्या है ये समझो, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस थ्रू आउट पीरियड। अब बात समझो, टाइप 1 रिपोर्ट, 1 का मतलब क्या होता है, डेट, इसलिए टाइप 1 रिपोर्ट में मैं डेट कंसिडर करते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे टाइप 1 रिपोर्ट में मैंने क्या देखी, एक पर्टिकुलर डेट देखी। लेकिन टाइप 2 रिपोर्ट, 2 क्या है ना सर, पीरियड। 1 का मतलब क्या होता है, डेट, एक पर्टिकुलर डेट होती है, 2 का पीरियड। तो यहाँ पे मेरे को क्या देखना है ना, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल भी देखना है। यानी टाइप 1 रिपोर्ट में ना कंट्रोल की ऊपर की बातें आती है, लेकिन टाइप 2 रिपोर्ट में उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक की जाती है कि वो कंट्रोल अच्छी तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चेक करना किसका काम है, टाइप 2 रिपोर्ट में वो सारी चीजें होगी। फिर ऊपर भी पता है कि रिपोर्ट बना के दी थी जिसमें रीजनेबल एश्योरेंस देना था, इधर भी सेम है। लेकिन देखो ये 1 वाली चीजें तो आएगी, ये मैंने ऊपर भी बोला था ना कि 1 वाली चीजें आएगी, यानी कि जो अपन ने पॉइंट नंबर 1 में पढ़ा वो तो आएगा ही आएगा। एक और चीज इसमें ऐड हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस ऑडिटर के टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज ऐड हो जाएगी। यानी टाइप 2 रिपोर्ट में मोटा माटी 2 चीज ऐड हो रही है। पहला, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, यानी कंट्रोल मेरे कितने अच्छे प्रकार से काम कर रहे हैं, और दूसरा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड इट्स रिजल्ट्स। मैंने बोला हाँ, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड इट्स रिजल्ट, समझ गया मैं सर, समझ लिया आपने। बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट का डिफरेंशिएशन, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट में डिफरेंशिएशन क्या है, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है देखना। अगला, ध्यान से समझिएगा बात को, और अगर पसंद आए वीडियो तो कीजिएगा लाइक। If user auditor is unable to obtain understanding from user entity, he will use these procedures। देखो जो हमारा यूजर ऑडिटर है ना, वो यूजर एंटिटी के प्रोसीजर्स को समझ में नहीं पा रहा है, ठीक है, वो कंफ्यूज्ड है, ही इज अनेबल टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम यूजर एंटिटी। तो जो हमारे यूजर ऑडिटर है, जो कि किसका ऑडिटर है, मैंने बोला यूजर एंटिटी का ऑडिटर है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं ले पा रहा है, तो वो क्या करेगा। अब मेरी बात को समझने की, बड़ी ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो जो हमारे यूजर ऑडिटर है ना, किसका है वो, यूजर एंटिटी का ऑडिटर है।
वो अंडरस्टैंडिंग लेना चाहता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की, समझ रहे हो? तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की अंडरस्टैंडिंग वो किस प्रकार से लेगा उसके बारे में एक क्वेश्चन है। इफ यूजर ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम यूजर एंटिटी, सर यानी क्या लिखा है पता है? जो मेरा यूजर ऑडिटर है ना, वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेना चाहता है, तो यूजर एंटिटी से उसको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही है, तो वो क्या करेगा? यानी पहला तो प्रेफरेंस क्या रहेगा ना मेरे यूजर ऑडिटर का, समझो बात, समझो बड़े ध्यान से। यूजर ऑडिटर के लिए पहला प्रेफरेंस क्या रहेगा ना, कि वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में किससे पूछे पता है? यूजर एंटिटी से ही पूछे। लेकिन अगर यूजर एंटिटी जवाब नहीं दे पा रही है ना, तो अब यूजर ऑडिटर को क्या करना है उसके बारे में ये क्वेश्चन है। अब आपने क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर तो यूजर ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम यूजर एंटिटी, यूजर एंटिटी से उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही, तो अब वो क्या करेगा? पहला, उसके पास देखो 4 तरीके के काम होते हैं, सुन लो। रिपोर्ट मंगाओ, फोन लगाओ, खुद जाओ, किसी और को भेजो। मेरे पीछे पीछे रिपीट करो ना मेरे प्यारे बच्चों। रिपोर्ट मंगाओ, फोन लगाओ, खुद जाओ, किसी और को भेजो। रिपोर्ट मंगाओ, देखो मेरे हाथ को, रिपोर्ट मंगाओ, फोन लगाओ, खुद जाओ, किसी और को भेजो। रिपोर्ट मंगाओ, फोन लगाओ, खुद जाओ, किसी और को भेजो। यानी पहला क्या है ना, वो ऑब्टेन करेगा टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट। इसको कौन बना के देगा? मैंने बोला सर्विस ऑडिटर बना के देगा इसको टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट। दूसरा, फोन लगाएगा, यानी कि कांटेक्ट करेगा ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को। मैंने क्या बोला? किसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो डायरेक्ट फोन घुमाएगा, कांटेक्ट करेगा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को टू ऑब्टेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। तीसरा, खुद जाओ, यानी विजिट करेगा वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन टू परफॉर्म प्रोसीजर्स गिविंग इंफॉर्मेशन ऑफ कंट्रोल्स एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। उसको सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए ना, वहां पे जो इंटरनल कंट्रोल यूज होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो विजिट करेगा, उधर खुद चल के जाना पड़ेगा हमारे भाई को। या चौथा, यूजिंग अनदर ऑडिटर, वो किसी और को भेजेगा। तो 4 पॉइंट हो गए अपने। मैंने बोला हाँ, कौन से 4 पॉइंट? रिपोर्ट मंगाओ, फोन लगाओ, खुद जाओ, किसी और को भेजो। मैंने बोला बहुत जबरदस्त। अगला, रिपोर्टिंग बाय यूजर ऑडिटर। रिपोर्टिंग के ऊपर बहुत जबरदस्त एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है या केस स्टडी बन के आ सकती है, बहुत जबरदस्त प्रोविजन है। देखो क्या लिखा हुआ है, यूजर ऑडिटर है ना हमारा, मॉडिफाई कर देगा अपना ओपिनियन इन यूजर ऑडिटर्स रिपोर्ट। यानी वो क्या दे देगा? मॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा, अगर तो यूजर ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में अपन ने देखा कि यूजर ऑडिटर चाहता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी लेना, लेकिन अगर उसको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला ना दोस्तों, तो वो क्या कर देगा पता है? रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देगा, बोल देगा कि भैया यहाँ तो कुछ झोल झाली चल रही है, झोला झाली चल रही है। समझ रहे हो मेरी बात को? मैंने बोला हाँ जी सर, समझ रहे बड़ी अच्छे तरीके से बात को। अब आगे की ध्यान से बात को समझो। यूजर ऑडिटर नॉट टू रिफर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वर्क इन यूजर ऑडिटर्स रिपोर्ट कंटेनिंग अनमॉडिफाइड ओपिनियन। यानी मैं क्या बोल रहा हूं पता है? अगर तो क्लीन ओपिनियन बनी ना, अनमॉडिफाइड ओपिनियन बनी ना, तो यूजर ऑडिटर है ना, जिक्र ही नहीं करेगा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के काम के बारे में। यूजर ऑडिटर पता है क्या बोलेगा? सारा काम मैंने किया। लेकिन यूजर ऑडिटर ने सारा काम खुद से किया क्या? मैंने बोला नहीं, उसने सर्विस, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, सिंपल सी बात समझो। यूजर ऑडिटर नॉट टू रिपोर्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वर्क, ये यूजर एंटिटी है, उसने सारा काम खुद से किया क्या? नहीं, उसने कुछ काम मंगवाया सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से, उसने कुछ काम लिया, राइट? मैंने बोला ना यूजर एंटिटी सर्विस लेती है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सर्विस देती है। लेकिन जब क्लीन ओपिनियन बनाने की बारी आई ना, तो यूजर एंटिटी है ना, दोगलापन कर दिया उसने, और क्या बोला कि ये सारा काम मैंने ही किया है। समझ गए? मैंने बोला हाँ। क्या लिखा हुआ है? अब पढ़ो इस पॉइंट को। यूजर ऑडिटर नॉट टू रिफर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वर्क, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के वर्क के बारे में मैं जिक्र ही नहीं करूंगा मेरी अनमॉडिफाइड रिपोर्ट में। मैं क्या बोलूंगा? सारा काम मैंने खुद से किया, ऐसा बोला जाएगा यूजर एंटिटी के द्वारा, अनलेस लॉ और रेगुलेशन सेज। लेकिन लॉ रेगुलेशन ने बोला तो दिक्कत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि लॉ और रेगुलेशन के सामने कोई बोल सकता है क्या? मैंने बोला नहीं भाई, लॉ रेगुलेशन एकदम एल्विस भाई के जैसा है, उसके सामने कोई नहीं बोल सकता। अब बात समझो, अगर तो लॉ रेगुलेशन बोलता ही अपने ऊपर वाले अनमॉडिफाइड ओपिनियन के केस में, जैसे कि अपन ने देखा, या तो फिर अगर तो रेफरेंस ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इज रेलेवेंट टू अंडरस्टैंड द मॉडिफिकेशन मॉडिफाइड ओपिनियन के केस में। यानी कि देखो दो बातें हो सकती है, या तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन जाएगी या मॉडिफाइड ओपिनियन जाएगी। अनमॉडिफाइड ओपिनियन के केस में जनरली क्या होगा ना, मेरे को सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के काम के बारे में जिक्र ही नहीं करना है, लेकिन अगर लॉ रेगुलेशन ने बोला तो साला मेरे को करना पड़ेगा। या दूसरा केस, मॉडिफाइड ओपिनियन के केस में जरूरी है जिक्र करना, किसके काम का? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का काम का। तो इस तरीके का रेफरेंस दिया जाएगा। सर किस तरीके का रेफरेंस? कि हमने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का काम लिया था, बट स्टेट कर देना दैट इट डज नॉट डिमिनिश यूजर ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि यूजर ऑडिटर बोलेगा कि मेरी जिम्मेदारी कम नहीं होगी, मेरी तो जिम्मेदारी उतनी ही रहने वाली है, मैं तो रिस्पॉन्सिबल हूं ही मेरे काम के लिए। यानी जनरली एक समरी वाली बात बोलूं ना, तो जब कभी भी एक क्लीन ओपिनियन बन रही थी ना, तो ये यूजर एंटिटी वाले लोचे कर रहे थे। क्या लोचे कर रहे थे ना? बोल रहे थे कि हमने सारा काम खुद से किया, हमने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की मदद नहीं ली। लेकिन पिक्चर में बीच में कौन आ गया था? लॉ आ गया था। तो लॉ ने अगर बोला
तो फिर क्या देना पड़ेगा, रेफरेंस देना पड़ेगा। या मॉडिफाइड ओपिनियन के केस में अगर जरूरी है ना तो रेफरेंस देना पड़ेगा, लेकिन दोनों ही केस में एक बात को स्टेट करना है आपको ऑडिट रिपोर्ट में कि डिमिनिश नहीं होगी यूजर ऑडिटर की जिम्मेदारी, यानी यूजर ऑडिटर जिम्मेदार रहेगा, ठीक है, अपने काम के लिए यूजर ऑडिटर क्या रहेगा, जिम्मेदार रहेगा। अब टाइप 1 रिपोर्ट या टाइप 2 रिपोर्ट को यूज करना है, कैसे यूज करना है उसके बारे में एक क्वेश्चन है। मैंने बोला टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, मैंने बोला टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट पहले तो समझो कौन देता है, सर्विस ऑडिटर यूजर ऑडिटर को देता है, इतना आपको पता चला। अब ये क्यों देता है ना, यूजर ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग को सपोर्ट करने के लिए, ताकि यूजर ऑडिटर को पता चले कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है। इसलिए सर्विस ऑडिटर किसको दे रहा था, इसलिए यूजर ऑडिटर को दे रहा था, ताकि वो बताए कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल वगैरह क्या क्या है, ठीक है। दूसरा क्यों काम आती है ना रिपोर्ट, टू सी इफ ऑडिट एविडेंस इज सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, ये चेक करने के लिए कि ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट है कि नहीं है। अब देखो दो बातें हैं ना इसमें चेक करनी है। पहला, सर्विस ऑडिटर का कंपिटेंस एंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। पता है ऑडिटर को हमेशा इंडिपेंडेंट रहना है और उसको हमेशा कंपिटेंट रहना चाहिए, मैंने बोला हाँ। तो देखो सर्विस ऑडिटर का कंपिटेंस मेरे को चेक करना है। यूजर ऑडिटर क्या चेक करेगा ना, सर्विस ऑडिटर कितना कंपिटेंट है वो काम करने के लिए और वो इंडिपेंडेंट है उसकी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। यूजर ऑडिटर ये चेक करेगा कि जो सामने सर्विस ऑडिटर बैठा है ना, सर्विस ऑडिटर, वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। पता है जो ऑडिट का मेन वो होता है कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए ऑडिटर, बराबर वो बात। एक्सेप्ट व्हेन आईसीआई मेंबर, अरे भाई अगर तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो टेंशन लो ही मत, क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट ही होगा, वो तो कंपिटेंट ही होगा, ठीक है। ये आपको कब सारी चीजें चेक करनी है, जब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो ना तब। चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो टेंशन मत लो, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो चिंता विंता छोड़ दो। दूसरा, एडिक्वेसी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ रिपोर्ट, यानी कि यूजर ऑडिटर को दूसरी चीज क्या चेक करनी है ना, कि जो रिपोर्टिंग बना रहे हैं ना टाइप 1 टाइप 2, उसमें बराबर स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया है कि नहीं फॉलो किया है। हवा में तो रिपोर्ट नहीं बना दी है, मैंने बोला हाँ ठीक है सर समझ में आ गया। अब बात समझना बड़े ध्यान से, यूजर ऑडिटर शेल 1 2 3 करके पॉइंट दिए हुए। यूजर ऑडिटर क्या करेगा ना, चेक वेदर डिस्क्रिप्शन ऑफ कंट्रोल एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इज एट अ डेट और फॉर पीरियड, यानी कि वो उसको चेक करना है कि वो टाइप 1 रिपोर्ट है या टाइप 2 रिपोर्ट है। अगर तो एट डेट पे होगी ना तो आप बताओ क्या होगी, टाइप 1 रिपोर्ट होगी ना, क्योंकि 1 मतलब डेट, या पीरियड के लिए होगी तो वो क्या होगी, टाइप 2 रिपोर्ट होगी। तो सबसे पहले यूजर ऑडिटर को चेक करना है कि वो टाइप 1 रिपोर्ट है या टाइप 2 रिपोर्ट है। उसके बाद उसको चेक करना है कि जो ऑडिट एविडेंस है ना वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है या नहीं है, ठीक है। और तीसरा उसको चेक करना है कि कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स आर रेलेवेंट टू यूजर एंटिटी एंड इफ यस वेदर यूजर एंटिटी इंप्लीमेंटेड देम। सर ये कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स किस बला का नाम है, तो मैंने बोला देखो सर कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स आर दोस कंट्रोल्स दैट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एज्यूम्स विल बी इंप्लीमेंटेड बाय यूजर एंटिटी। यानी ये कुछ ऐसे इंटरनल कंट्रोल होते हैं जो कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है ना एज्यूम करके चलता है, वो मान के चलता है कि ये कंट्रोल है ना यूजर एंटिटी ने इंप्लीमेंट करे होंगे। तो उसको चेक करना है कि वो यूजर एंटिटी ने सच में इंप्लीमेंट करे हैं कि नहीं करे हैं। यानी हमारा जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है कुछ तरीके के कंट्रोल वो ऐसे होते हैं, इंटरनल कंट्रोल होते हैं, वो बेसिक से इंटरनल कंट्रोल होते हैं। तो हमारा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन मान के चलता है कि ये छोटे छोटे इंटरनल कंट्रोल का ध्यान तो रखा ही होगा ना ये सर्विस, ये अपने यूजर ऑडिटर यूजर एंटिटी वालों ने। तो यूजर ऑडिटर बस चेक करता है कि यूजर एंटिटी ने रखा है कि नहीं रखा है। देखो क्या लिखा हुआ है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने ना एज्यूम करके चलता है कि यूजर एंटिटी ने ये छोटे मोटे इंटरनल कंट्रोल तो यूज करे ही होंगे, तो वो बस चेक करता है हमारे यूजर ऑडिटर की यूजर एंटिटी ने सच में वो इंप्लीमेंट किए हैं या नहीं करे हैं। मैंने बोला ठीक है सर समझ गए, ठीक है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। आप ही मेरे को बताओ टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो है ना किस में देखा जाता है, टाइप 1 रिपोर्ट में या टाइप 2 रिपोर्ट में? टाइप 2 रिपोर्ट में देखा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए भी अगर अपने को हमारे यूजर ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है ना तो 3 चीजें करनी पड़ेगी। पहला, रिपोर्ट मंगाओ, खुद जाओ किसी और को भेजो। अभी अपन ने ऊपर देखा था, रिपोर्ट मंगाओ, फोन घुमाओ, खुद जाओ किसी और को भेजो। उसमें से फोन लगाओ वाला मैंने ऑप्शन हटा दिया, अब 3 ही ऑप्शन बचे अपने पास, रिपोर्ट मंगाओ, खुद जाओ किसी और को भेजो। रिपोर्ट कौन सी मंगाओ, टाइप 2 रिपोर्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, टाइप 2 रिपोर्ट, क्योंकि टेस्ट ऑफ कंट्रोल किस में देखता हूं मैं, टाइप 2 रिपोर्ट में। या तो फिर मैं खुद जाऊंगा यानी कि परफॉर्म में करूंगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे जाके, एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, या तो फिर मैं क्या करूंगा, अनदर ऑडिटर को अरेंज करूंगा। अब देखो अगर तो टाइप 2 रिपोर्ट आप यूज कर रहे हो ना, इफ टाइप 2 रिपोर्ट इज बीइंग यूज्ड, तो यूजर ऑडिटर टू डिटरमाइन वेदर इट प्रोवाइड्स सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। क्योंकि आपको याद हो ना तो टाइप 2 रिपोर्ट में 2 बातें एक्स्ट्रा आती थी, एक तो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल चेक करना होता था और एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल चेक करना होता था। तो देखो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कैसे चेक करना है ना उसके ऊपर अब पॉइंट है। पहला, कैसे चेक करोगे ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, पहले तो चेक करो कि भैया डिस्क्रिप्शन डिजाइन ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल जो है ना एक डेट पे है या एक पीरियड पे है, तभी तो मेरे को पता चलेगा कि कंट्रोल का ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस में चेक करने के लिए पहला स्टेप क्या है, पहले मेरे को चेक करना है कि वो कंट्रोल एक दिन पे लगाया जा रहा है या पूरे के पूरे पीरियड पे लगाया जा रहा है। उसके बाद मेरे को क्या चेक करना है पता है, कितने टाइम के लिए टेस्ट किया था कंट्रोल और लास्ट टाइम कब टेस्ट किया था, यानी टाइम पीरियड ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, कितने टाइम के लिए वो टेस्ट किया क्या था। 1 साल के लिए मैंने टेस्टिंग किया था, 2 साल के लिए मैंने टेस्ट कंट्रोल किया था, 3 साल के लिए मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया था, और टाइम इलेप्स्ड सिंस टेस्ट ऑफ कंट्रोल, यानी कि लास्ट टाइम कब टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल हुआ था। ये दोनों बात का मेरे को ध्यान रखना है। टाइम पीरियड ऑफ टीओसी, सर व्हाट डू यू मीन बाय टाइम पीरियड, यानी कि वो कितने टाइम के लिए टेस्ट हुआ था और
टाइम इलेप्स यानी कि लास्ट टाइम कब टेस्ट किया गया था, और आखिरी चेक करना है वेदर कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल जो है वो रेलेवेंट है कि नहीं, और अगर तो हाँ तो यूजर एंटिटी ने इंप्लीमेंट किए हैं कि नहीं। एंड इफ यस टेस्टिंग देयर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, उनका भी मेरे को ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस टेस्ट करना पड़ेगा। सर एक कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल याद आया आपको, किस भला का नाम है, जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन मान के चलती है कि साले यूजर एंटिटी वालों ने तो ये इंप्लीमेंट किए ही होंगे, ठीक है। और चौथा मेरे को देखना है कि रेलेवेंट टीओसी है या नहीं, चेकिंग वेदर टीओसी बाय सर्विस ऑडिटर आर रेलेवेंट टू असर्शन इन यूजर एंटिटीज एफएस। अब 1000 प्रकार के टेस्ट ऑफ कंट्रोल होंगे, ये सीसीटीवी कैमरा भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल का पार्ट है, लेकिन वो फाइनेंशियल बातों से थोड़ी उसका लेना देना है। तो मैंने बोला मेरे को देखना है कि वो रेलेवेंट टीओसी है या नहीं, दे आर रेलेवेंट टू असर्शन इन यूजर एंटिटीज एफएस, यानी कि मेरे को देखना है कि जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है ना वो सारे के सारे मेरे काम के नहीं है, खाली रेलेवेंट वाले ही मेरे काम के होने चाहिए। अब आ जाते हैं अपन लोग ऐसे नंबर 450 पे, लेकिन वीडियो को कर देना लाइक अच्छी तरीके से, ठीक है। और कमिटमेंट कर दो कमेंट में, 70+ लाने अपने को। आओ ऐसे 450 इवेल्युएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। अब बात समझो बहुत ही ज्यादा इजी है, कुछ है नहीं, 2 पेज में पूरा का पूरा ऐसे खत्म हो जाएगा, 1 दिन पहले 2 मिनट में रिवाइज हो जाएगा, नहीं तो ये वीडियो देख के चले जाना। बेसिक से खाली अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए पहले तो जो हमारा ऑडिटर है ना वो एक्यूमुलेट करेगा गलतियां, इकट्ठा करेगा, क्या वो गलतियों को इकट्ठा करेगा, अदर देन दोज दैट आर क्लियरली ट्रिवियल। ट्रिवियल यानी कि स्मॉल वाली मिस स्टेटमेंट्स, तो स्मॉल वाली मिस स्टेटमेंट से मेरा कोई लेना देना नहीं है, बड़ी बड़ी मिस स्टेटमेंट्स को मैं क्या करूंगा, इकट्ठा करूंगा, एक्यूमुलेट करूंगा। मैंने बोला ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन एमसीक्यू पर्पस के लिए, कौन से केस में मेरे को ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान को रिवाइज करना पड़ेगा एसए 450 के तहत। तो पहला देखो सर, पहला कब होगा ना, दिस मिस स्टेटमेंट यानी कि जो मिस स्टेटमेंट मैंने पकड़ी है प्लस अदर मिस स्टेटमेंट, यानी इसके अलावा अगर कोई मेरे को मिस स्टेटमेंट मिली है ना, दोनों मिला के क्या है ना मटीरियल मिस स्टेटमेंट बन गई है। क्या बोल रहा हूं, नेचर ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट, यानी ये मिस स्टेटमेंट जो मैंने पकड़ी है और अदर मिस स्टेटमेंट, दोनों को जब मैंने एग्रीगेट किया ना तो वो क्या बन गई, मटीरियल बन गई। या तो फिर मेरे को मटीरियलिटी लेवल रिवाइज करने पे मजबूर किया जा रहा है। एग्रीगेट मिस स्टेटमेंट एक्यूमुलेटेड अप्रोच मटीरियलिटी, यानी कि अप्रोच किसको कर रही है, मटीरियलिटी, यानी कि मेरे को देखो क्या लिखा है, एग्रीगेट मिस स्टेटमेंट्स एक्यूमुलेटेड अप्रोचेस मटीरियलिटी, यानी कि सारी की सारी मिस स्टेटमेंट को जब मैंने इकट्ठा किया तो मटीरियलिटी को रिवाइज करने का नौबत आ रहा है। एस से 320 जो होता है ना मटीरियलिटी, उसको मेरे को रिवाइज करने का नौबत आ रहा है। तो इन दोनों केस में होगा रिवीजन ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान, एमसीक्यू पर्पस के लिए काम का है। अब देखो तीसरा वाला क्वेश्चन भी एमसीक्यू पॉइंट्स के लिए, खाली देख लेना ऊपर से। अगर तो मैनेजमेंट है ना निकम्मा है, निकम्मा यानी कि वो रिफ्यूज कर रहा है टू करेक्ट मिस स्टेटमेंट्स कम्युनिकेटेड बाय ऑडिटर, यानी ऑडिटर ने मिस स्टेटमेंट पकड़ी और मैनेजमेंट बोल रहा है हम तो इसको सुधारने नहीं वाले, तो साला तुम्हारे बाप का राज है क्या। ऑडिटर है ना आस्क करेगा रीजंस के लिए, ऑडिटर कारण पूछेगा कि साले मैनेजमेंट तू क्यों नहीं सुधारना चाह रहा है खुद को, मैंने तेरे को मिस स्टेटमेंट पकड़ के दिए तो उसको करेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, तेरे बाप का राज है क्या। मैंने बोला क्या, ऑडिटर है ना मैनेजमेंट से रीजन पूछेगा, पहला बात। दूसरा बात, मैनेजमेंट का जो निकम्मापंती का लेवल है ना बढ़ता जा रहा है। अगर तो मैनेजमेंट ऐसा बोल रहा है ना कि इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट इज इमटेरियल, मैनेजमेंट पता है क्या बोल रहा है, मैंने मिस स्टेटमेंट को करेक्ट ही नहीं किया, वो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है क्योंकि वो इमटेरियल मिस स्टेटमेंट है। तो ऑडिटर बोल रहा है अगर सच है ना ये तो तू मेरे को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे, मेरे को लिख के दे अगर तू सच बोल रहा है तो। ऑडिटर विल ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ऑडिटर क्या ऑब्टेन करेगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेगा मैनेजमेंट से, टीसीडब्ल्यूजी से। क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट झूठ बोलता जा रहा है, बोल रहा है कि एकदम इमटेरियल मिस स्टेटमेंट है इसलिए मैं इसको करेक्ट नहीं कर रहा हूं। तो मैंने बोला ऐसा नहीं चलेगा, तू मेरे को लिख के दे। अब 3 बातों का मेरे को डॉक्यूमेंटेशन करना है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, अमाउंट बिलो विच मिस स्टेटमेंट क्लियरली ट्रिवियल, अभी मैंने आपको ऊपर बोला था क्वेश्चन नंबर 1 में कि स्मॉल मिस स्टेटमेंट से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ट्रिवियल मिस स्टेटमेंट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो मान लो 5 लाख का मेरा लेवल है, 5 लाख की ट्रिवियल का मैंने लेवल निकाल लिया, उससे नीचे की मेरे मिस स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो पहला तो डॉक्यूमेंट में आपको लिखना है वो 5 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद एसीसीबी मेरे साथ साथ रिपीट करो, एसी यानी कि पता है क्या, मिस स्टेटमेंट्स एक्यूमुलेटेड यानी कि ए, एंड वेदर करेक्टेड। मेरे को देखना है कि मिस स्टेटमेंट मैंने कितनी इकट्ठी करी है, कितनी एक्यूमुलेट करी है और क्या मैंने उसको करेक्ट किया है या नहीं करा है, ठीक है। अगला, ऑडिटर का कंक्लूजन और बेसिस फॉर कंक्लूजन, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को चेक करने के लिए, ठीक है। ऑडिटर का कंक्लूजन और बेसिस फॉर कंक्लूजन, मेरा कंक्लूजन सी और बेसिस फॉर कंक्लूजन बी, यानी कि वेदर एक्यूमुलेटेड एंड करेक्टेड और कंक्लूजन बेसिस फॉर कंक्लूजन एसीसी, बराबर। मैंने बोला हाँ। अब सोर्सेस ऑफ मिस स्टेटमेंट क्या होते हैं अदर देन फ्रॉड, एक तो आपको पता है कि मिस स्टेटमेंट क्यों होता है, फ्रॉड के कारण होता है। फ्रॉड के अलावा किस किस कारण से होता है उसके बारे में है। पहला, इनएक्यूरेसी इन गैदरिंग प्रोसेसिंग डेटा, वो डेटा को है ना गैदर करते वक्त, इकट्ठा करते वक्त कुछ छूट वूट गया होगा, कुछ इनएक्यूरेसी हो गई होगी, 500 आपने लिख दिया होगा, 500 की जगह 5000 आपने लिख दिया होगा, वो सारी बातें। अगला, अमाउंट ही आपने गायब कर दिया, वाह बेटे वाह, अमाउंट ही गायब कर दिया, वो 10 रुपए का अमाउंट था ना वही आपने गायब कर दिया, इधर कोई इनएक्यूरेसी नहीं हो रही है, पूरा पूरा ओमिशन हो रहा है, ठीक है। अगला,
इनकरेक्ट अकाउंटिंग एस्टीमेट, अकाउंटिंग एस्टीमेट आपने गलत ले लिया, मान लो मशीनरी की यूजफुल लाइफ 5 साल थी, आपने 6 साल ले ली, वो सारी बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्क्रिप्टिव है, इंपैक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेज। अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट यानी कि जिसको सुधारा नहीं गया, उसका क्या इंपैक्ट आएगा। तो पहले तो ऑडिटर को डिटरमाइन करना है कि वो मटीरियल है कि नहीं है, ठीक है, मटेरियल यानी कि वो बड़ी है कि नहीं है, छोटी मोटी है, उसको जाने दो। फिर ऑडिटर कंसिडर करेगा उसका साइज और नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट। नेचर यानी कि कौन से लाइन आइटम की वो मिस स्टेटमेंट है, क्या वो सेल की मिस स्टेटमेंट है, परचेज की मिस स्टेटमेंट है, डेप्रिसिएशन की मिस स्टेटमेंट है वो, और साइज यानी कि वो कितनी बड़ी है, बड़ी इन द सेंस कितने रुपए की है, वो मेरे को कंसिडर करना है। दोनों लेवल पे मैं कंसिडर करूंगा, एक एसर्शन लेवल पे भी मैं उसका साइज नेचर देखूंगा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल के लेवल पे भी मैं उसका क्या देखूंगा, मैं उसका साइज और नेचर देखूंगा, ठीक है। असर्शन लेवल का मतलब होता है टार्ड का लेवल, यानी कि ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोजर का लेवल। और दूसरा पॉइंट क्या है ना मेरा, इफेक्ट में देखूंगा ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड ऑन असर्शन या एफएस एज होल, यानी अगर कोई प्रायर पीरियड की पुरानी कोई मिस स्टेटमेंट कैरी फॉरवर्ड हो रही होगी ना, तो उसका भी मेरे को इंपैक्ट देखना है टार्ड पे और एफएस एज होल पे, यानी सेकंड पॉइंट इज ऑल अबाउट टार्ड एंड एफएस एज होल, ठीक है, मैंने बोला हाँ। अब बात समझो बड़े ध्यान से, ऑडिटर है ना जाके कम्युनिकेट कर देगा टीसीडब्ल्यूजी को, क्या कम्युनिकेट करेगा पता है, टीसीडब्ल्यूजी यानी कि दोस्त शार्जुत गवर्नेंस को, कि ये अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है, इसका इंपैक्ट ये है, और प्लीज रिक्वेस्ट में करूंगा कि प्लीज आप इसको करेक्ट कर लो। और ऑडिटर है ना मटीरियलिटी लेवल को भी रीअसेस करेगा कि क्या उस मिस स्टेटमेंट से मटीरियलिटी लेवल को मेरे को रिवाइज करने की नौबत आ रही है कि नहीं आ रही है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको ऊपर बोला था, हमारा जो मैनेजमेंट है ना एकदम निकम्मा मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट पता है क्या बोल रहा है, ये मिस स्टेटमेंट को मैं करेक्ट नहीं कर रहा हूं, ये अनकरेक्ट ही रहने दो क्योंकि ये इमटीरियल है। तो मैंने बोला साले ऐसी बात है ना, तो तुम्हें को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे, मैंने बोला ठीक है। और अगर तो मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया ना एडजस्ट करने के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी अगर मैनेजमेंट ने मना कर दिया ना कि मैं करेक्ट नहीं करूंगा, तो ऑडिटर है ना इंपैक्ट दे देगा रिपोर्ट पे, यानी कि ऑडिटर क्या कर देगा, रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देगा। क्यों, क्योंकि ये मिस स्टेटमेंट जो थी बड़ी वाली मिस स्टेटमेंट थी, और ये मैनेजमेंट ने क्या बोला, रिफ्यूज टू एडजस्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या लिखा हुआ है, इफ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू एडजस्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड ऑडिटर इज अनेबल टू कंक्लूड वेदर एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट इज नॉट मटेरियल, यानी मैनेजमेंट तो बोलता जा रहा है कि इमटेरियल इमटेरियल है, लेकिन हमारे ऑडिटर को ट्रस्ट नहीं है उस पर, क्योंकि ऑडिटर को लग रहा है कि ये मटेरियल है, ठीक है, और ये मटेरियल वाली मिस स्टेटमेंट को नहीं सुधारा जा रहा है मैनेजमेंट के द्वारा। तो फिर क्या करेगा ना ऑडिटर, हमारा इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट दे देगा और मॉडिफाई कर देगा रिपोर्ट को। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंट कर देना, कमेंट में दैट आई विल डेफिनेटली स्कोर 70+ इन ऑडिट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप लर्निंग। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर सीए चैंपियंस।